Hello everyone, today we are going to discuss about the Western blotting. Western blotting is basically a molecular biological technique which is used to detect the particular proteins. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में साउदर्न और नॉर्दर्न blotting को डिस्कस किया था which were used to detect स्पेसिफिक DNA एंड RNA फ्रेगमेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है ये बेसिकली पार्टिकुलर प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम इसके स्टेप्स या फिर इसके प्रोसीजर की बात करें तो ये भी पिछले ब्लॉटिंग मेथड से मिलता जुलता ही है। जस्ट मेम्ब्रेन का डिफरेंस होगा कि अगर पिछले मेथड्स में हम नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे हम जो है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर PVDF मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो वही प्रोसेस होगा कि सबसे पहले हम प्रोटीन को आइसोलेट करेंगे जो कि हमने डिटेक्ट करनी है सैम्पल में, और फिर हम उसको डिपेंडिंग अपॉन द वेट सेपरेट करेंगे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट कर लिया तो मे भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि भाई आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही डिपेंडिंग अपॉन साइज़ देख लें। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हमारी प्रोटीन जो है वो 75 बेस पेयर की है तो हम देख सकते हैं कि जी इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो 75 बेस पेयर की है, तो हम समझ सकते हैं कि यही वाली हमारी प्रोटीन है जिसे हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारी अगर कोई भी एक पार्टिकुलर लेंथ है ना, जिस तरह हम ले रहे 75 बेस पेयर, तो ऐसा नहीं है कि पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे वही एक ही प्रोटीन 75 बेस पेयर की होगी। देयर मे बी मैनी एंड मैनी ऑफ द प्रोटीन्स दैट हैव द सेम लेंथ 75 बेस पेयर। तो इसलिए इस पॉइंट पे हम गलती कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने डिटेक्शन नहीं करनी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करने के बाद हमने उसे एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना है और उसी प्रोसेस के ज़रिए से यूजिंग द कैपिलरी एक्शन और मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने के बाद पिछले प्रोसेस में हम प्रोब ऐड कर रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस में हम प्रोब की बजाय एंटीबॉडी ऐड करेंगे। और एंटीबॉडी हमें पता है किसी भी पार्टिकुलर एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है और एंटीजन इज़ बेसिकली द प्रोटीन, ठीक है। तो हमने जब एंटीजन अपने मतलब जो वाली प्रोटीन हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी ऐड करनी है। जिस तरह पिछले प्रोसेस में जो DNA या RNA हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब ऐड किया था ताकि वो उसके साथ जुड़े आके और जो है बेंडिंग पैटर्न्स के ज़रिए ऑटो रेडियोग्राफी के ज़रिए हमें पता लगे कि हमारा जो है पार्टिकुलर फ्रेगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो इधर प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी डाल दिया और एंटीबॉडी जो था ना वो भी किसी फ्लोरेसेंट डाई के साथ अटैच था। तो एंटीबॉडी डालने के बाद हमने कोई भी फ्लोरेसेंट मेथड जिस तरह के आउटर रेडियोग्राफी परफॉर्म किया तो फिर हमारे पास बैंड या फिर फ्लोरेसेंस के ज़रिए से हमें पता लगा कि फ्लोरेसेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में वो पार्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है। फ्लोरेसेंस नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में पार्टिकुलर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन की बात करना चाहूँगी कि जैसे कि हमने देखा पिछले प्रोसेस में नायलॉन मेम्ब्रेन यूज़ हो रहा था, तो हमने उसका जो वजह उसकी ये बताई कि नायलॉन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है और DNA RNA नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उनकी एफिनिटी और उनके अट्रैक्शन या फिर अटैचमेंट में ना इस वजह से बहुत आसानी होती है इस चार्ज अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है और इसकी वजह यह है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोटीन एफिनिटी रखती है, यानी प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी इस वाली मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा। इसलिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं और ये बेसिकली हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन को डिटेक्ट करती है। और दूसरा जो मैंने नाम बोला था PVDF, ये भी एक मेम्ब्रेन है जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और ये तब यूज़ होगी जबकि हमने कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन को डिटेक्ट करना है। फिर सुन लें, अगर हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी यूज टू डिटेक्ट लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, और अगर हमने हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो वी विल बी यूजिंग PVDF मेम्ब्रेन, ठीक है। वी विल बी ट्रांसफरिंग आवर प्रोटीन टू दिस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। और मैंने बता दिया कि हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमने आइसोलेशन की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया, एंटीबॉडी डाली। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जब किसी एंटीजन के साथ या प्रोटीन के साथ जुड़ी तो फ्लोरेसेंस या फिर बैंड्स के ज़रिए से हमें पता लग गया कि हमारे सैंपल में वो पार्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपको पता है जब भी कोई हमारे पास डिजीज़ आती है तो वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से आती है। एंटीजन्स आर बेसिकली डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स एंड दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो हम इसीलिए डायग्नोस्टिक मेथड्स में जो है ये वाला प्रोसेस लगा सकते हैं। जिस तरह हमने एक एड्स के पेशेंट से ब्लड सैंपल लिया, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की DNA आइसोलेट करके, फिर उसकी जो थी उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया, उसमें एंटीबॉडी डाली, जो वो वाली एंटीबॉडी जो एड्स के जर्म्स के साथ बाइंड करती है, उनके साथ लड़ती है। तो अगर तो वो बाइंड कर गई तो फ्लोरेसेंस के ज़रिए से हम बताएंगे कि हाँ इस सैंपल में या इस पेशेंट में एड्स के जर्म्स मौजूद हैं। और अगर वो बैंड मतलब एंटीबॉडी उस एंटीजन या पार्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं की, मतलब फ्लोरेसेंस नहीं आया, इट मीन्स कि उसके अंदर वो वाले जर्म्स प्रेजेंट नहीं है, इट हैज़ नो
no airs in it.